चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चन अभी लेंगे हम वो सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जितना भी सेट ऑफ क्वेश्चन लेने वाले हैं किस कंडीशन पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के कंडीशन पे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है आपका, सब बराबर होता है। तो a1 a2 को पहचानने आना चाहिए। x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1/a2 होता है, y का कोफिशिएंट का रेशियो c1/c2 होता है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1/c2 होता है। तो एक बात इसमें और ध्यान देना पड़ता है कि दोनों कांस्टेंट या तो RHS में रहे या दोनों कांस्टेंट LHS में रहे। तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट RHS में है, y के बाद 7 कांस्टेंट है और 2k + 1 5 कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल आप x और y ही मानेंगे, k का तो वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप तीनों को बराबर लिखिएगा, तो यहाँ 2/k-1 आएगा, यहाँ पे आपका 3/k + 2 आएगा और यहाँ पे आपका 7/2k + 5 आएगा। तीनों बराबर होना चाहिए, ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि 2 को बराबर रहेगा तो चल जाएगा, तीनों बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करके निकालेंगे k का वैल्यू, अब फिर 2 और 3 को सॉल्व करके निकालेंगे k का वैल्यू। दोनों से जब k का वैल्यू सेम आएगा तभी आंसर माना जाएगा, नहीं तो बोला जाएगा कि इस क्वेश्चंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। दोनों से k का वैल्यू सेम आना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताए हुए हैं कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू मान लो 2 आ जाए, इसको सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू 3 आ जाए, तो फिर आंसर आप नहीं बोल सकते। क्यों? तो इसका कारण हम ये बताए थे कि एक बार में क्वेश्चन में k का वैल्यू या तो 2 रखोगे या नहीं तो 3 रखोगे। मान लो कि इसको सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू 2 आया, इसको सॉल्व करने के बाद 3 आया, तो अगर एक बार में हम बोले कि k का वैल्यू पुट करो तो k का वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो इसके लिए भी पुट हो जाएगा, इसके लिए भी पुट हो जाएगा, इसके लिए भी पुट हो जाएगा। अब k का 2 वैल्यू तो इसको केवल बराबर किया है, इसको तो k का वैल्यू 3 बराबर कर रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं ना आएगा। अगर तुम k का वैल्यू 2 डालो, बात समझे, तो अगर k का वैल्यू 2 डालने से ये केवल बराबर आया था, इसको सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू 3 आया था, तो ये बराबर नहीं आएगा k के 2 वैल्यू पे, मतलब ये बराबर नहीं होगा, और ये बराबर नहीं होगा तो ये बराबर नहीं होगा, और ये बराबर नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली कहानी हो जाएगी, और वो कहानी पैरेलल की हो जाती है। तो ये बार बार हम बात बोलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये तीनों जो होगा वो बराबर आना चाहिए एक ही k के लिए। माने k का वैल्यू 2 के लिए सब बराबर आ रहा है तो ठीक है, या k का वैल्यू 3 के लिए अगर आ रहा है तो तीनों बराबर हो। तो अब चलिए, ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का। अब सॉल्व करते हैं 1 और 2। सॉल्व 1 और 2। तो 1 और 2 को सॉल्व करना है तो 1 और 2 को आप प्रिंट कर लो। तो 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 2k प्लस 2 दूना के 4 और यहाँ पे 3k -3, है ना। अब इस 2k को इधर भेज दो तो यहाँ पे k बचेगा, इस 3 को उधर भेज दो तो 7 हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू 7 आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व 2 और 3, सॉल्व 2 और 3। तो 2 और 3 को लिखें आप, तो 3/k + 2 2 का नाम और 3 का नाम 7/2k + 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो 3 दूना के 6k
प्लस 3 पाँचे 15 बराबर 7 एकम 7 के अब प्लस 7 दूना के 14। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप के को इधर भेजें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा के, 14 को इधर भेजें तो 1। ये तो वही वाला केस हो गया हमारा। यहाँ से के का वैल्यू आया 7 और यहाँ से के का वैल्यू आया आपका, मतलब अलग अलग आया ना। तो क्या आप इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी होगा? तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ के। हाँ लिख दो नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल के बाद क्या लिखोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर देखना चाहते हो इस कहानी को तो तुम के बराबर 7 आया है रख लो, तो के को 7 रखोगे तो ई बराबर आएगा, ई बराबर नहीं आएगा। तो अगर पहला बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है तो पैरेलल हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। के का वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे तो यहाँ पे बराबर आएगा, यहाँ बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बराबर आएगा और यहाँ बराबर नहीं आएगा। तो पहला बराबर अगर नहीं हुआ तो दूसरा को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ही बराबर नहीं आया तो इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग वाला केस हो जाएगा। समझ गए कहानी? तो ये इस क्वेश्चन का या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और नहीं तो नो सॉल्यूशन होगा। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और नहीं तो, लेकिन आंसर में तो के बराबर 7 दे रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन हम। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन हम गलत प्रिंट कर लिए हैं। यहाँ पे 3K है, तो अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए रहता, यही पार्टिकुलर क्वेश्चन, तब तो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यही 2K प्लस 5 ही रहे तो इसका आंसर तो सही है ना। तो ये क्वेश्चन एक हो गया और एक क्वेश्चन यहाँ 3K लिख के बना देते हैं अगला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब 3K, बाकी सब तो सही है ना, बाकी सब सही है। तो अब यहाँ पे C1/C2 जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, 7/3K। तो पहला और दूसरा को सॉल्व करोगे तो इसमें थोड़ी कोई छेड़छाड़ हुआ था, ये K7 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको क्या लिखना चाहिए, 3K। तो 3K लिखेंगे तो अगर इसका गुना होगा तो 3 तिया के 9K आएगा, और इधर 7K अब प्लस 14, तो 7K को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2K घट के, क्योंकि 7 माइनस में आएगा तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से पता चला कि K का वैल्यू 7 यहाँ भी आया और K का वैल्यू 7 यहाँ भी आया। तो दोनों जगह से अगर बराबर आया है सेम, तो इसका मतलब K के 7 वैल्यू के लिए ये भी बराबर हुआ होगा और ये भी बराबर हुआ होगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि K का वैल्यू हमारा 7 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। समझ गए? तो लिख देंगे कि K बराबर 7 ही आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो दोनों क्वेश्चन आप समझ गए, प्रिंट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए पहले। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, है ना। K का वैल्यू 5 आएगा आंसर। थैंक यू।